अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, पाक भारत कशीदगी को लेकर दिफाई माहिरीन के मुताबिक आइंदा चंद घंटे निहायत अहमियत के आमिल है, क्योंकि भारत की जानिब से किसी भी वक्त पहल की जा सकती है। ऐसे में गुज़श्ता रोज नायब वजीर आजम इसहाक डार और डीजी ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें दहशतगर्दी के वाज़ेह सबूत पेश किए थे। और आज भी इस हवाले से एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात हुई है, जिसमें पहलगाम हमले के बाद भारत के साथ कशीदा पेश नजर मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया है। इस पर तबादले ख्याल किया गया है। दोनों रहनुमाओं ने भारत के जारहाना रवैये और इश्तियाल अंगेज बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। भारत के इस रवैये से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को खतरा लाहक हो गया है। पाकिस्तान मुल्क की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है और अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। जबकि सिपाही सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर भी फ्रंट लाइन पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने आज भी वाजे किया है कि भारत की किसी भी अस्करी मुहिम जोई का फौरी और दो टोक और बुलंद सतह पर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान इलाकाई अमन का ख़्वाह तो है, मगर कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने टल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा भी किया है। आज एक्सरसाइज हैमर स्ट्राइक में जंगी तैयारियों का, जदीद टेक्नोलॉजी के अमले मुजाहिरे का उन्होंने मुआयना भी किया है। ISPR से जारी करदा बयान के मुताबिक इस मश्क का मकसद मैदान जंग की हकीकी सूरत हाल में पाक फौज की हरबी तैयारी को, मुश्तरका अमली हमाहंगी को और जदीद असलहाजाती निजाम के अमली इंजमाम का मुजाहिरा इसमें शामिल था। इस मश्क में कसीरुल जहती फजाई ताकत, तवील फासले तक मार करने वाली आर्टिलरी, जंगी हेलीकॉप्टर्स और जदीद इंजीनियरिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कामयाब तरीके से किया गया। जबकि पहलगाम हमले की खुफिया दस्तावेजात भी मंजर-ए-आम पर आ गई हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का किरदार इसमें पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। खुफिया दस्तावेजात सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम के जरिए लीक हुई है और इन दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को मीडिया पर 36 घंटे के बाद बनाना है, ये इंफॉर्मेशन शामिल है। ISI पर पहलगाम हमले का इल्जाम 36 घंटे बाद लगाना है। मीडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का फौरी इल्जाम पाकिस्तान पर धरा और इस मंसूबे को खराब कर दिया। दस्तावेज और तजादात से वाज़ेह होता है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को भी कोई हिदायत देता है। भारतीय हुकूमत के दस्तावेजात के सोशल मीडिया पर लीक होने की तहकीकात अभी उनकी जानिब से जारी है कि ये अहम दस्तावेजात लीक कैसे हुई। लेकिन दूसरी जानिब जब भारत के ऊपर जंग का भूत सवार है, तो ऐसे में पाकिस्तान अपना डिफेंस कैसे कर सकता है? भारत की इस मुहिम जोई का जवाब कैसे दे सकता है? क्या पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी कौम इस जंग के लिए तैयार है? इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने शो में दावत दी है। सबसे पहले हमें ज्वाइन करें ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर अली साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम नादिर मीर है। जी जी सर, नादिर मीर साहब, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच आयशा। थैंक यू सो मच सर। आज हम बात कर रहे हैं कुछ डिफरेंट एंगल से, क्योंकि भारत की जानिब से हम देख नहीं रहे कि अगर हमारी अमन की ख्वाहिश है और हम कह रहे हैं कि हमने पहलगाम वाकये में हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम एक बात कर रहे हैं कि आप अनबाइस किस्म की इन्वेस्टिगेशन के लिए भी तैयार हैं, हम आपके साथ मुकम्मल ताउन करना चाहते हैं और हम प्रूव करके दिखा देंगे आपको कि इसमें हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। हम ये बात कर ही रहे थे कि टेलीग्राम के थ्रू एक ऐसी दस्तावेजात आती हैं जिसके अंदर ये भारत का खुफिया ड्रामा, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पूरी तरह नाकाम हो जाता है, नजर आ जाता है। लेकिन ऐसे में सर, जब भारत चाहता है कि जंग हो, खित्ते का अमन तबाह हो, तो पाकिस्तान किस तरह से पूरी तरह तैयार है कि वो भारत को जवाब दे सके मुअस्सर तरीके से? This war, if it starts, it is not about militancy. It is about geopolitics और इंडिया जियोपॉलिटिकल एजेंडा, जिसका मतलब ये है कि ये जो भारत कह रहा है कि कश्मीर में ये हुआ या जो पेश कर रहे हैं फॉल्स फ्लैग को जिस शक्ल में, वो मसला नहीं है। असल मसला तो ये है कि भारत इस जियोपॉलिटिकल उसका जो अज़ाइम है और एजेंडा है, वो है पाकिस्तान को तबाह करना, बलूचिस्तान को अलग करना, आजाद कश्मीर पे कब्जा करना, जो वो कहते रहते हैं। सिर्फ मीडिया नहीं, उनके ऑफिशियल्स कहते हैं। आपने सुन लिया सबने, और अब तो आपने सुन लिया, आज तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ही खत्म कर दो। मतलब ये वो बुनियादी बात है कि जंग किस बात की है, पहले तो ये क्लियर हो जाए ना। दूसरी बात, उसके लिए उन्होंने जब से ये शुरू हुआ, पिछले हफ्ता प्लस हो गया है, वो नॉन स्टॉप अपनी फोर्सेस, मिलिट्री और अपनी पॉलिटिकल और अपनी मीडिया और अपनी सारी जितने भी इंडिया की स्टेट पावर है, रियासत की, और उसके लोग और उसके जो मीडिया, तो उनका खैर स्क्रिप्ट पे चलने वाला वो दिल्ली की एस्टेब्लिशमेंट का ही मीडिया है, वो पाकिस्तान के ऊपर पूरी कहानी पेश कर रही है और दुनिया को भी कि वो पाकिस्तान पे हमला करने का
एक बेस बना रहे हैं, जिसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कहा इट इज एज इफ इट इज मेकिंग अ केस टू स्ट्राइक पाकिस्तान। ये न्यूयॉर्क टाइम्स और दुनिया का नंबर 1 उसके वर्ड्स हैं। तो अभी इस पे इंडिया फेल हो चुका है। पहले थोड़ी सी ये बात कर लें, फिर दिफा पे आते हैं ऑन दी रियल बैटल ग्राउंड। वो ये है कि इसलिए फेल हो गया कि देखिए, बाकी तो बहुत सारे मुल्कों ने कहा अमन का और डी एस्केलेशन का, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क है ना इस दुनिया में, वी लिव इन द प्लेनेट अर्थ, जिसमें नंबर 1 सुपर पावर का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स, उसने कहा डी एस्केलेट। उसके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा उनको, हमें भी ठीक है, हम तो तैयार हैं, हम तो एस्केलेट ही नहीं कर रहे, पाकिस्तान तो कर नहीं रहा। दूसरा, चाइना पाकिस्तान के साथ है, और इसके अलावा ईरान ने, सऊदी अरेबिया ने, तुर्की ने, यूके ने, बेताशा मुल्कों ने और यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा कि स्प्लिट ना करें, जो उनकी तरफ मत जाए। तो उसके बावजूद भी अगर ये भारत करता है, जो नजर आ रहा है कि अभी वो इस तैयारी में है कि वो पाकिस्तान पे हमला करे, एयर से, हवा से, जमीन से, समुद्र से, जहां से भी, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो ये है कि वो, इसमें कोई लॉजिक, इसमें कोई मेरिट, इसमें कोई केस तो है ही नहीं। वो तो पाकिस्तान को अपने से हटाना चाहता है, क्योंकि वो ग्रेट पावर, एक बड़ी ताकत बन के उभरने का ख्वाब देखता है, और उसमें ज़ाहिर है उनकी जो पॉलिटिकल एजेंडा गवर्नमेंट का इंडिया की, वो भी है कि वो पॉपुलर हो जाए, इलेक्शन जीत जाए, वो जो साथ साथ चलता है पॉलिटिशियंस का। ये हो गई, ये तो पस मंजर है इसका। अब आते हैं आपके सवाल पे कि इंडिया के पास जो कैपेबिलिटी है उसकी, वो जरा एनालाइज कर ले प्रोफेशनली। वो इंडिया के, मैं तो हैरान हो गया हूं, इंडिया के मिलिट्री एनालिस्ट और उनके जनरल्स को भी सुन के, जो रिटायर्ड हैं, जो टीवी पे बोलते हैं, और बाकी भी जो लोग हैं, वो इस पर इतने जुनून में है कि वो रियलिटी से, असलियत से हट चुके हैं। दे आर डिल्यूशनल, यानी वो ख्याल की दुनिया में रह रहे हैं, ख्याली बॉलीवुड वर्ल्ड में रह रही है, कह लें। इंडिया की जो टोटल मिलिट्री कैपेबिलिटी है ना पाकिस्तान के, इंडिया की एयरफोर्स ले ले, वो पाकिस्तान से बड़ा मुल्क होते हुए अबाउट 2+ है, मतलब 2 दुगनी से ज्यादा तकरीबन बनती है उसकी। इसी तरह फौज उनकी और नेवी थोड़ी सी और ज्यादा बनती है, ठीक है। लेकिन वो सारी फोर्स जो उनकी है वो पाकिस्तान के बॉर्डर या पाकिस्तान के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि चाइना के बॉर्डर पे लगी है, बांग्लादेश की साइड पे भी कुछ है, ईस्ट पे भी है। और इंडिया को लोग ये नहीं समझते कि ये कहते हैं कि जी ये सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। वो तो सारा इंडिया को, अगर वो इंडिया की फौज है ना, वो सारे मिलिट्री फोर्सेस सारे इंडिया में डिस्पर्स्ड है। आप देखें ना नक्शे के, उनकी कैंटोनमेंट्स का है, वो क्यों है? इसकी तो जरूरत ही नहीं होती, तो सारी पाकिस्तान के बॉर्डर पे होती, तो उनको जरूरत है कुछ। तो कहने का मतलब है कि वो पूरी ताकत, जो अपनी फौजी ताकत, वो पाकिस्तान के खिलाफ ला नहीं सकता। पहली तो ये बात हो गई, ये पहली समझने की बात है, ठीक है। जबकि पाकिस्तान को भी इसको वेस्टर्न बॉर्डर से वो कोशिश की है, दहशतगर्दों से, जो उनके प्रॉक्सीज है, लेकिन उसके खिलाफ पाकिस्तान महदूद फोर्स से कर सकता है। उसके लिए पाकिस्तान को हैवी फोर्सेज, एयरफोर्स या आर्मर या आर्टिलरी, तोफाना, ये बड़ी फौज नहीं चाहिए आपको दहशतगर्दों के खिलाफ, वो सारी इंडिया के लिए। तो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान फोर्सेज जो है, या बल्क ऑफ पाकिस्तान फोर्सेज, जो पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ है, वो इंडिया के खिलाफ है। जबकि इंडिया की अगरचे बड़ी फोर्स है पाकिस्तान से, मगर वो बटी हुई है। ये एक ओवरऑल बात समझने की है। मैं जनरल सेंस में आम बात कर रहा हूं, ताकि आम लोग भी समझ सकें उसको, वरना तो इसकी अपनी फौज की जुबान और स्ट्रेटजी की अपनी लैंग्वेज होती है, टर्म्स होती है, वो मैं नहीं यूज कर रहा। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जंगी, अभी जंग के लिहाज से पूछा जा रहा है ना कि पाकिस्तान दिफा कर सकता है, क्योंकि इतने क्लेम्स कर रहे हैं इंडिया के टीवी वाले, खासतौर पर उनके मीडिया वाले। वो तो ये समझने की बात है कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह डिफेंसिव पे है, यानी पाकिस्तान अपना दिफा कर रहा है इस जंग में। अगर जंग शुरू होती है तो पाकिस्तान शुरू में अपना दिफा करेगा, और उसके बाद जवाबी हमले और जवाबी अटैक, काउंटर अटैक्स, और फिर काउंटर ऑफेंसिव, काउंटर स्ट्रोक, वो जो सारी टर्म्स है, वो जो जंग में हिकमत अमली स्ट्रेटजी बनती है, वो करेगा। तो कहने का मतलब है कि जो डिफेंस पे होता है, वो तो उस पे हमला करने के लिए अटैकर को कम से कम 3 गुना 4 गुना, जंग जीतनी है अटैकर ने, 3-4 गुना बड़ी फोर्स चाहिए होती है। तो वो इंडिया के पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान अभी जो फोर्सेज है आपकी जमीन पे, एयर पे, नेवी पे, उससे अपना मौसर दफा कर सकता है, मौसर। अच्छा। और मैं बल्कि पहले भी कहता रहा हूं, ये भी मैं क्लियर कर दूं कि जो लोग समझते हैं कि जी वो 1 मिनट में या चंद मिनटों में वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड हो जाएगा और वो एकदम एस्केलेशन हो जाएगी, उसकी जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की फौज, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी काफी काबिल है पाकिस्तान के दिफा के लिए, अगरचे हमारे पास भरपूर सलाहियत है स्ट्रेटेजिक लेवल, टैक्टिकल भी और स्ट्रेटेजिक भी। न्यूक्लियर डोमेन में जो लोग कहते हैं उसकी मैं ज्यादा वजाहत नहीं करना चाहता, सिंपल से एक जुमला बोलना चाहता हूं, पाकिस्तान इज अ वेरी एडवांस्ड न्यूक्लियर पावर, नॉट सिंपली न्यूक्लियर पावर, एडवांस्ड न्यूक्लियर पावर अमेरिका है। तो इसलिए वो तो बात की बात है, या आखिर की बात है, वहां तक बात पहुंच नहीं सकेगी या नहीं पहुंच सकती, क्योंकि आपके पास उससे पहले ही बहुत सलाहियत है। हमारी एयरफोर्स बहुत, इसको प्रोफेशनली तो हमेशा से अच्छी थी, लेकिन इट इज वेरी वेल इक्विप्ड टू डील विद इंडियन एयरफोर्स। इसी तरह हमारी फौज भी और नेवी भी हमारी पहले से बहुत बेहतर है। ब्रिगेडियर साहब, आपकी गुफ्तगू से जिस तरह से आपने बात की आगाज में
कि ये एक सियासी चीज भी है। हम इसको ये नहीं समझ रहे कि ये सिर्फ और सिर्फ एक जंग को हवा देने के लिए, जंग का आगाज करने की बात हो रही है। यहाँ पर हम रॉ की, आरएसएस माइंडसेट की, नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की भी बात करना बहुत जरूरी समझते हैं कि वो क्यों हमेशा चाहता है कि वो अपना वोट बैंक सिर्फ इसी तरीके से बढ़ाए और इसी तरीके से लोगों से वोट ले हिंदुत्व के नाम पर, या फिर पाकिस्तान के नाम को इस्तेमाल करते हुए इस वॉर को एस्केलेट करते हुए कि हम जंग मुसल्लत कर देंगे, हम इतने पावरफुल हैं खित्ते के अंदर, या फिर वो एक ख्वाब देख रहे हैं कि वो चाइना से, पाकिस्तान से सबसे बड़ी ओके कुव्वत जो है इस खित्ते में वो उभर के आएगी। मैं पहले भी कह चुका हूं, दोबारा आपको बताता हूं। एक रिसेंटली इंडिया में पोल्स हुए, यानी एक एनालिसिस हुआ जिसमें इंडियंस को पूछा गया कि अगर साइमल्टेनियसली एक ही वक्त से भारत की, इंडिया की, पाकिस्तान और चाइना से दोनों से जंग हो जाती है तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। तो जो ग्रेट मेजॉरिटी इंडियंस ने जवाब दिया कि इंडिया जंग जीत जाएगा। तो इसलिए सिर्फ ये जो गवर्नमेंट आप मोदी की बात कर रही है या बीजेपी आरएसएस की बात करें, खाली उनका प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे खासे वहां लोग हैं जो इस तरह ब्रेन वॉश किए गए हैं और उनको ये गलत फहमी, खुश फहमी या जो भी आप नाम देना चाहते हैं इसका, बेवकूफी उनको सिखाया गया है। दे हैव बीन प्रोग्राम्ड, जैसे कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है, दे हैव बीन प्रोग्राम्ड एज सच टू थिंक नॉट ओनली दैट पाकिस्तान एंड मुस्लिम्स आर एनिमीज, ना सिर्फ के मुसलमान और पाकिस्तान दुश्मन है, बल्कि भारत या इंडिया जो चाहे कर सकता है। द वर्ल्ड इज नॉट लाइक दिस। आपको मैं बताऊं, डिप्लोमेटिक लेवल पे मैं जियो पॉलिटिक्स पढ़ाता हूं। जियो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, इसको छोटा आसान लफ्ज कर लेती है, इंटरनेशनल अफेयर्स का डिप्लोमेसी पे आ जाए। इस वक्त सबसे बड़ा जो शॉक इंडिया को मिला है वो ये है कि इंडिया को अमेरिका ने सपोर्ट नहीं की पाकिस्तान पे हमला करने की। अगरचे बहुत से इंडियंस ये कहते थे कि जी अमेरिका तो इंडिया के साथ है, और दूसरा ये कि कुछ पाकिस्तान में भी लोगों को गलत फहमी थी, हमारे लोगों को, पाकिस्तानियों को, कि शायद ये मिलके उन दोनों की ये ऐसे एक साजिश है। ऐसे नहीं है, ये इंडिया का अपना एजेंडा है। यूनाइटेड स्टेट्स तो अमन कराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उन्होंने कहा और डीएस्केलेट करे, पाकिस्तान और इंडिया दोनों को कहा, सऊदी अरेबिया करा रहा है। इसके अलावा चाइना ने ना सिर्फ डीएस्केलेशन का कहा, भरपूर सपोर्ट दिया पाकिस्तान को। सिमिलरली तुर्की ने, आपको सबसे मजे की बात देखें, डिप्लोमेटिक लेवल पे वो कहते हैं, आप इंडिया को सुने ना, कि पाकिस्तान को आइसोलेट करें। असलियत यह है कि इस वक्त इंडिया स्टैंड्स आइसोलेटेड। देयर इज नॉट अ सिंगल कंट्री, एक दुनिया में मुल्क नहीं है जो ये कह रहा है भारत को कि तुम पाकिस्तान पे हमला कर दो। आप मुझे मुल्क का नाम बताएं, आप बता दें। जबकि तुर्की ने कहा है, चाइना ने कहा है, और भी मुसलमान मुल्क है कि वो पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ। तो इसमें बहादुर अमेरिका जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के साथ है। बाकी सारे मुल्क चाहते हैं कि आप इस सूरत हाल को डिफ्यूज करें। लेकिन सर, अगर इंडिया इसी को हिमाकत करता है और वो जंग की हिमायत में निकल पड़ता है और जंग मुसल्लत कर देता है, तो ऐसे में कितना बड़ा नुकसान हो सकता है इंडिया को, पाकिस्तान को, खित्ते को, अगर ये जंग शुरू हो जाती है तो? देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा ना, शायद वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के तमाम शहरियों को कहना चाहता हूँ, बहादुर पाकिस्तानियों को, कि अगरचे पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि अमन हो, दुनिया भी यही कोशिश कर रही है, डी एस्केलेशन हो, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद भारत पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। इस गलत फहमी और खुशफहमी में पाकिस्तानियों को नहीं रहना चाहिए कि ये जंग तो हो नहीं सकती। कुछ पाकिस्तानी भाइयों ने यह भी कहा, तो मैंने उनको करेक्ट किया। मैंने कहा यू आर रॉन्ग। देखिए, रियलिटी में रहे, असलियत में रहे। वो अगर कोई पागल हो गया तो वो तो कुछ भी कर सकता है ना, पागलपने में तो सब कुछ हो सकता है, नंबर वन। अब सवाल है कि नुकसान कितना होगा। देखें, पहले तो बात है कि पाकिस्तान की, मैंने पहले भी कहा, जो कन्वेंशनल फोर्सेज हैं, रवायती, यानी कि हमारी फौज, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी, हमारी ISI, टोटल मुल्क की, और सिक्योरिटी फोर्सेज, खाली फौज नहीं, ये जो जंग है ना, ये खाली बॉर्डर की जंग नहीं होगी, इसके लिए हमारी बाकी फोर्सेज भी। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है, लेट मी से टुडे, मैंने एक और जगह पर भी कहा है, बिकॉज आगे होगा तो हम सारों को लीड करेंगे। मैं एक मूवमेंट भी लीड कर रहा हूं, नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट पाकिस्तान की। सबसे बड़ी ताकत पाकिस्तान की, पाकिस्तान के अवाम है 25 करोड़, जिसको दुनिया की कोई, भारत क्या, दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे बड़ा एसेट ये है, सुन लें, पाकिस्तान की आर्मी, आर्म्ड फोर्सेस स्पीयर है, यानी वो सबसे आगे है, लेकिन उनके साथ पूरी कौम खड़ी है, ये ताकत है। तो भारत की अगर फौज आती है या मिलिट्री आती है तो खाली पाकिस्तान की फौज से नहीं लड़ेगी, पूरी कौम पाकिस्तान की लड़ेगी। और आप तारीख उठाएं, मैं मिलिट्री हिस्टोरियन हूं, जो पॉलिटिशियन हूं, वो कौमें जीतती हैं जो होल नेशंस, उसके अंदर पूरी नेशन लड़ती हैं। आपको पता है, वियतनाम ने अमेरिका को हरा दिया, अफगानिस्तान से अमेरिका को सोवियत को निकलना पड़ गया, अमेरिका को निकलना पड़ गया, अगरचे वो गुरिल्ला वॉर थी और किस्म की। बट आप यूक्रेन में देख लें, यूक्रेन इज अ स्मॉलर कंट्री देन रशिया,
अमेरिका यूरोप ने इसको मदद दी, बावजूद उसके वो लड़े हैं, 3 साल से तो लड़ रहे हैं, एंड सो ऑन। लेकिन पाकिस्तान इससे बहुत ज्यादा है काबिलियत में और ताकत में। सो पाकिस्तान हैज दिस फुल कैपेबिलिटी टू डिफेंड इटसेल्फ एंड टू हार्म। लेकिन एक बात और सुन लें, प्लीज, अगर जंग होती है तो उसमें नुकसान होगा, कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, इसको जंग कहते हैं, बड़ी जंग। तो सिर्फ हमारा नुकसान नहीं होगा, हमसे ज्यादा दुश्मन का नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक। और ब्रिगेडियर साहब, एक और इंपॉर्टेंट बात जिसकी हम डिस्कशन कर रहे होते हैं और कंपैरिजन कर रहे होते हैं, अगर इंडिया को बड़ा मान है, बड़ा फख्र है अपने राफेल तैयारों पर, तो दूसरी जाने पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयार है। अगर हम इनका कंपैरिजन करते हैं, बिकॉज वो कहता है कि ये अनबीटेबल हैं, तो हमारे पास हम भी उतने ही फुली इक्विप्ड हैं, उतनी ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हमारे पास फाइटर जेट्स मौजूद है, तैयारे मौजूद हैं। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे इस कंपैरिजन के बारे में? मैं आपको इस जवाब से पहले अपना बताता हूं, मैं आर्मर का अफसर हूं, यानी टैंक्स जो होते हैं, आपको पता है टैंक कमांडर जो होती हैं, तो एक मशहूर सेइंग है आर्मर की टैंक्स के मुतालिक, द बेस्ट टैंक इज द वन विद द बेस्ट क्रू। ये पुरानी सेइंग है, आपकी नहीं है, मैंने नहीं बनाई है। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी प्रूव हुआ कि सबसे अच्छा टैंक वो होता है जिसका क्रू, लड़ने वाला जिसका क्रू होता है वो सबसे अच्छा होता है। तो इसमें इट्स अ मिक्स ऑफ मैन एंड मशीन, मिक्स ऑफ मैन एंड मशीन। हमारी JF-17 के जो पायलट्स हैं, हमारी पायलट्स दुनिया के बेस्ट पायलट्स हैं, इस पे शक ही ना रखें। और दूसरा, जहाज जिस पर्पस के लिए बनाया गया ना, ये लोग समझे, कई लोग कहते हैं कि जी ये जो मीडिया पे आती है या तस्वीरों में आती है या आजकल उनकी ये कुछ चीजें होती है वो ग्लॉसी फोटोज में या उसकी कैपेबिलिटीज में, जी ये काबिलियत है वो काबिलियत है, इट डजंट मैटर रियली इन वॉर। व्हाट मैटर्स इज कि कौन सा हथियार और कौन सा हथियार को इस्तेमाल करने वाला कैसे लड़ता है, उसकी क्या ट्रेनिंग है, क्या मोटिवेशन है, और उसके अलावा बहुत से और फैक्टर्स है। ये आजकल जो जहाज लड़ाई होती है ना एयरफोर्स की, एयरफोर्स ऑफिसर्स बड़ा अच्छा जानते हैं, बट मैं भी यूके डिफेंस एनालिस्ट, आई कैन एक्सप्लेन दिस। इट इज नॉट ओनली द प्लेन, योर प्लेन इज गुड इनफ, स्पेशली विद PL-15 के साथ तो बहुत बेहतर है दूसरे जहाजों से, इंडिया के जहाजों से। लेकिन उसके साथ आपके जो एवैक्स है, उसके साथ जो ग्राउंड से आप उसको मिल रही है सपोर्ट रेडार्स की और कंट्रोलर्स की, उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग है, मतलब एक पूरी बैटल स्पेस है, खाली जहाज नहीं है। मैं आजकल मॉडर्न एयर वॉरफेयर और उसका जमीनी जंग भी, वो जो जंगी है ना, ये बदल गई है। ये एक नेट सेंट्रिक एक पूरा एक माहौल है जंग का, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, बहुत सारी चीजें। अब वो मैं आपके इस प्रोग्राम में तो उसकी तफसील एक एक तो नहीं बता सकता, मैं मुख्तसर ये कह सकता हूं कि पाकिस्तानी JF-17 ब्लॉक विद दी PL-15 कैन टेक ऑन एनी एयरक्राफ्ट, इंडिया के कोई भी जहाज से वो लड़ सकते, कोई भी जहाज से, राफेल हो या उससे भी अच्छा ले आए कोई, तो ये खुशफहमी उनसे निकल जाए। और दूसरी बात यह है कि जब एक मुल्क लड़ने पे आ जाए ना, और हमारी एयरफोर्स, मैंने हमेशा कहा हर एयरफोर्स इज द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, और अगर जंग हुई तो आप देखना कि 2019 में तो किया था एयरफोर्स ने, इस दफा इंशाल्लाह अल्लाह की बरकत तो उससे भी ज्यादा करेंगे। और वही बात हम दोबारा आपसे पूछना चाहते हैं कि पुलवामा अटैक की जब बात हो रही थी और फिर इंडिया एडवांसमेंट की तरफ गया था, पाकिस्तान भी एडवांसमेंट की तरफ गया था, तो हमने कितनी बेहतर की है अपनी इस टेक्नोलॉजी को, कितना वर्क किया है उसके ऊपर, और उस वक्त से लेकर अब तक हमने इस फील्ड में खुसूसी तौर पर कितनी ज्यादा एडवांसमेंट्स के साथ, अपने इक्विपमेंट्स के साथ बेहतर काम किया है और बेहतर टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया है एयरफोर्स में। एयरफोर्स ने बहुत कोशिश की है कि जो लास्ट हुआ था, अगरचे 2019 में पाकिस्तान एयरफोर्स जीती थी, मतलब छोटे से एनकाउंटर को भी, मतलब छोटा सा था, बट ओवरऑल तो वो पाकिस्तान वॉज मतलब उस वक्त विक्ट्री तो पाकिस्तान की थी, चाहे 2 जहाज गिराए, एक पायलट पकड़ा इंडिया का, बहरहाल पाकिस्तान वॉज विनिंग, मतलब जीती हुई साइड थी ना एयरफोर्स। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने ना सिर्फ एयरप्लेन, मतलब एयरक्राफ्ट में, J-10Cs में, और उसके बाद आपको पता है अभी स्टेल्थ फाइटर चाइना से लेने के लिए, और बाकी सारी जो एयरफोर्स की चीजें हैं उसमें, उसके अलावा पाकिस्तान ने जो एक और चीज में इंडिया पे एज ली है वो ड्रोन्स हैं। अभी उसका जिक्र ही कोई नहीं कर रहा। पाकिस्तान ने तुर्की से भी ड्रोन्स लिए हैं, पाकिस्तान ने खुद भी ड्रोन्स बनाए हैं, एंड ड्रोन वॉरफेयर इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एयर एंड लैंड वॉर। एयर, हवा और जमीन की जो जंग है उसमें, जैसे यूक्रेन की वॉर में मैं किताब लिख रहा हूं ग्लोबल वॉर पे, उसमें यूक्रेन का चैप्टर उधार आएगा थोड़ा सा, तो यूक्रेन की वॉर देख लें, गाजा देख लें, मुख्तलिफ जगह देख लें। पहले ड्रोन्स का बहुत रिलेशनशिप है मॉडर्न वॉर के अंदर, एक बात एयरफोर्स, मतलब बाकी जहाजों के अलावा ये। और दूसरी बात ये समझने की है कि ये जो बात है ना, जिस तरह इंडियंस कहते हैं जो कि जी वो उनके पास राफेल है, और वो ये भी कहते हैं, आपने बात नहीं की तो मैं कर देता हूं, कि ग्राउंड पे उनके पास S-400 है जो बहुत लॉन्ग 400 किलोमीटर के सैम मिसाइल्स हैं जहाजों को मारने के लिए, तो पाकिस्तान एयरफोर्स उड़ ही नहीं सकती। भाई पाकिस्तान एयरफोर्स अभी कश्मीर पे जब राफेल आए तो आपकी एयरफोर्स तो उड़ रही थी ना, अभी ये 1 दिन पहले की जो बात है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स उड़ भी लेगी और उनको मार भी लेगी। और दूसरी बात है कि वो जो उनके लॉन्ग रेंज
स्कैम्स है, उसका जवाब भी हमारे पास है। अभी मैंने टीवी पे तो हर बात नहीं कर देनी, ना जरूरत है मुझे करने की। अंग्रेजी है, लेट अस नॉट स्टील द थंडर। तो हमारे पास थंडर है पाकिस्तान एयरफोर्स के पास, पाकिस्तान आर्मी के पास, पाकिस्तान नेवी के पास, हम उनको जवाब देंगे। प्लस अब ये भी समझे, मैं सारे पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं कि हम तो जंग शुरू ही नहीं कर रहे, हम तो हमारे पे जंग होगी तो मुसल्लत की जाएगी। तो जो डिफेंडर होता है ना, वो तो फिर हर हालत में लड़ता है, उसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़े। हमारे लिए वॉर ऑफ नेशनल सर्वाइवल है, कौमी बका है, मार का बका है, ये कौमी बका की जंग है, नेशनल सर्वाइवल की, नेशनल सिक्योरिटी की जंग है। हम हर चीज करेंगे उसके अंदर, हर तरीके से लड़ेंगे। और अगर जंग बढ़ेगी तो ये लोग बहुत ही जल्दी कह देते हैं वर्टिकल, यानी एकदम आसमान पे वो बड़े बड़े हथियार यूज हो जाएंगे। वो तो हो ही सकते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल जमीनी तौर पे देखिए, वो पाकिस्तान में कहते हैं कि बलूचिस्तान में ये करा देंगे, तो बलूचिस्तान है तो खालिस्तान भी तो है ना, बलूचिस्तान तो हमारा है, खालिस्तान उनका है नहीं। खालिस्तान वालों ने क्या कहा आप सुन लें, मैं तो नहीं कह रहा, हम तो कहते ही नहीं है, खालिस्तान वाले खुद कहते हैं वो क्या कह रहे हैं। और बांग्लादेश को भी अब वो ये भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश से भी लड़ेंगे। तो हो सकता है कल पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश से भी लड़ाई शुरू हो जाएगी। आप बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और बड़ी इंप्रेसिव गुफ्तगू थी। आई होप कि बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी हमें कि किस तरह से पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है, एक्टिवली काम कर रहा है। और अगर इंडिया ऐसा कोई मिस एडवेंचर करता है, जिसके बारे में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कह चुके हैं कि अगर भारत को मुहिम जोई का शौक है और वो पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करना चाहता है, तो पाकिस्तानी फोर्सेस पूरी तरीके से तैयार हैं, फुली इक्विप्ड हैं और हम मशकें भी कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, बहुत विजिलेंट हैं, बहुत एक्टिव हैं। और कोई भी किसी किस्म की अगर जंग हम पर मुसल्लत की गई तो फिर नेशनल सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए न सिर्फ पाकिस्तानी फौज लाखों की तादाद में, बल्कि हर पाकिस्तानी जो करोड़ों की तादाद में मौजूद है, वो भी फौज का एक अहम रुकन होगा। वो एक आम सोल्जर की तरह अपने मुल्क का डिफेंस करने के लिए, अपनी कौम की दिफा के लिए जंग के मैदान में उतरेगा। यहां वक्त हुए ब्रेक का, स्टे विद अस।